मुख्य चुनाव आयुक्त ने भट्ट साहब कहा कि अयोग्य सूची में रहे ना और कोई योग्य छूटे ना, बस इतनी सी कवायद है एसआईआर की। अयोग्य मतलब जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, अयोग्य जिसके दो जगह नाम है, अयोग्य जो अपनी एक जगह छोड़ करके किसी दूसरे राज्य में या राज्य में ही गांव छोड़ करके शहर में किसी रोजगार की तलाश में चला गया। तो इसमें क्या गलत है? ये ममता बनर्जी क्यों चिल्ला रही हैं कि नहीं होने दूंगी, गलत नहीं होने है, दूंगी? बहुत गलत है साहब। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे रोजी रोटी पे खतरा हो गया, आप कह रहे हैं गलत क्या है? आप जरा इसको संदर्भ में देखिए। 1989 से लेकर के 2014 25 साल क्षेत्रीय पार्टियों का स्वर्णिम युग था। कभी एनडीए, कभी यूपीए, सौदेबाजी, ममता बनर्जी, लालू यादव ने खूब मलाई काटी। और जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें हर पॉलिटिकल पार्टी से, सरकार से ये अपेक्षा की जाती है कि वो एक संस्थागत दायरे के अंदर रह के काम करेगी, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के दायरे में काम करेगी, जहां पे पारदर्शिता होगी और जवाबदेही होगी। क्षेत्रीय पार्टियां सब ये जो है, ये प्राइवेट कंपनी है एक एक परिवार की, इनमें कोई पारदर्शिता और जवाबदेही है नहीं। और उस समय बैलेट का युग था। बड़े आराम से काम सबका चल रहा था। जाति के नाम पर घृणा फैलाओ और एक जाति को गाली दो और दूसरी और अपनी जाति की वोट इकट्ठा कर लो और थोड़े मुसलमान ले आओ और मामला हो गया। इस बीच में 2009 से ईवीएम आ गया। तो जो है वोट चोरी का, तो वोट में बेईमानी करना मुश्किल होने लगा। उसके बाद जिस तरीके से जैसे जैसे डिजिटल इकोनॉमी का डिजिटाइजेशन होने लगा, जैसे जैसे गवर्नमेंट के पास डाटा आने लगा, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डाटा आ गया, कोविड का डाटा आ गया, पीडीएस का डाटा आ गया, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है उसका डाटा आ गया, पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है किसानों को, उसका डाटा आ गया, प्लस जो चुनाव आयोग का डाटा है। तो अब सरकार के पास डाटा को वेरीफाई करने के साथ इतने बड़े साधन अब आ गए हैं टेक्नोलॉजिकली, कि ज्यादा उसके लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत भी नहीं है, बहुत मैन पावर की भी जरूरत नहीं। उसके ऊपर आ गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब एआई भी आ गई है। तो ये कांग्रेस पार्टी जो हमेशा बैलेट पेपर के आधार पर चुनाव जीतती रही, तो इसको जो है पहली बार इसको ये एहसास हुआ 2014 में कि भाई ईवीएम से तो हम चुनाव जीत नहीं पाएंगे। तो नरेंद्र मोदी ने 1989 से 2014 के बीच में 25 साल में जो क्षेत्रीय पार्टियों का स्वर्णिम युग था, उसको धीमे धीमे खत्म किया। और मोदी जी की स्टाइल आप देखिए, वो अपना सारा काम इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में करते हैं। वो कोई भी काम जो है हथौड़ा मार के नहीं करते। और ये सरकार बहुत धैर्य के साथ कार्य करती है और सारे कानून, सारे नियम कायदों को पूरा करने के बाद काम करती है। अब जब ये जो एसआईआर हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में 12-13 सुनवाई के बाद ये साबित हो गया। चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा कि आर्टिकल 324 326 में हमको ये अधिकार प्राप्त है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, ये हमें किसी संसद के अधिनियम से अधिकार नहीं प्राप्त है। तो और सुप्रीम कोर्ट ने एक भी कमी नहीं निकाली, उसे कोई कमी नहीं मिली। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप आधार कार्ड को भी पहचान के रूप में स्वीकार कर लीजिए। लेकिन ये भी कह दिया कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। और 1950 के आरपी एक्ट में ये प्रोविजन है कि भारत में केवल भारत का नागरिक ही हो सकता है, केवल उसी का नाम मतदाता सूची में शामिल हो सकता है। तो कहा गया साहब ये तो एनआरसी बैकडोर से लागू हो रहा है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जिसका प्रोविजन सीए में भी था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में। तो लेकिन अगर एनआरसी भी लागू हो रहा है तो वो संविधान सम्मत है ना। तो अब ये हो गया है कि अब जो एंटी मोदी नैरेटिव वॉरफेयर के जो गुरिल्ला हैं, जैसे योगेंद्र यादव हैं, अब इनके स- अब जो है ये अब ये देश देखेगा कि हालांकि आपने हर संभव आरोप चुनाव आयोग के ऊपर लगाया है, लेकिन जो मेरा 35 साल का अनुभव है, चुनाव आयोग के स्तर पे कभी चुनाव में गड़बड़ी हो ही नहीं सकती, खासकर ईवीएम आने के बाद। और जो भी गड़बड़ी होती है
वो पोलिंग बूथ लेवल पर होती है और उसमें मिली भगत एसडीएम की हो सकती हो, दरोगा की हो सकती हो, या जो पोलिंग स्टाफ जो वहां ड्यूटी पे उसकी हो सकती हो, लेकिन ईवीएम के चलते फर्जी वोट डालना संभव ही नहीं है। अब तो बिल्कुल संभव नहीं है, और अब तो जो चुनाव आयोग ने ये व्यवस्था कर दी है कि 100% पोलिंग बूथ की बिहार में वेबकास्टिंग होगी। तो अब तो गड़बड़ी की व्यवस्था, अब वो भी स्कोप नहीं रह गया। तो जिस तरीके से पीएम मोदी ने जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में काम करना शुरू किया है, उससे हर जगह परेशानी हो रही है। नोटबंदी हुई, जीएसटी आया, उसके बाद जो है आपका इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड आया, उसके बाद जो 1986 में राजीव गांधी के समय में बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट बना था, और उसके रूल्स बने हैं 2016-17 में मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, 30 साल बाद बने हैं। और ये पीएम ने लोकसभा में कहा था कि बताइए, अगर राजीव गांधी के जमाने में इसके रूल्स बन गए होते, यानी कानून बन गया लोकसभा से, कानून लागू नहीं हुआ क्योंकि उसके रूल्स फ्रेम नहीं हुए थे। तो ये ब्लैक मनी का जिस तरीके से जो अंकुश लगा है, अब कोई ये सवाल कर सकता है कि साहब ब्लैक मनी अभी भी हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। 100% तो कभी दूर हो ही नहीं सकता। पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं हो पाया, तो यहाँ कैसे हो जाएगा। चाइना में तो कम्युनिज्म है, और वहां पे एक पार्टी का शासन है, तानाशाही है। वहां पे हजारों लोग हर साल जेल जाते हैं, और यहाँ तक कि 10-10 साल की जेल होती है, फांसी होती है। रशिया में जो है 60-70 साल वहां कम्युनिज्म रहा। वहां का ब्लैक मनी जो है अरब बिलियंस ऑफ डॉलर जमा है यूरोप और अमेरिका के बैंकों में। तो ब्लैक मनी तो अनअकाउंटेड मनी, जिसने टैक्स को इवेट किया है, केवल वही ब्लैक मनी है। तो वो तो पूरी दुनिया में कहीं आज तक ऐसा कोई देश है ही नहीं जहां पर टैक्स अथॉरिटी से पैसा इवेट करके लोगों ने ना रखा हुआ हो। लेकिन अगर भारत में अगर ये ब्लैक मनी के ऊपर इतना बड़ा प्रहार ना होता, तो आज महंगाई 2% के नीचे नहीं होती। ब्लैक मनी जितना ज्यादा इकोनॉमी में होगा, उतना ज्यादा इन्फ्लेशन होगा। तो वही अब चुनाव में हो रहा है। तो जब चारों ओर से सरकार जो है संविधान लागू करके ये इन अराजक लोगों, जिन्होंने 1989 से 14 के बीच में मौज मारी है, क्षेत्रीय पार्टियों ने, तो इनका बेचैन होना, पागल होना स्वाभाविक है कि अब इनको जो है, ना तो इनके पास अथाह पैसा बचेगा कि ये लूट ले, ना ना अब ये ईवीएम को मैनिपुलेट कर सकते हैं। वोटर को पैसा दे सकते हैं बस, और कुछ नहीं कर सकते। तो एसआईआर के आने के बाद से जो फर्जी वोट है, और जैसे बिहार में एक आंकड़ा आया है कि वहां पे मुसलमानों के वोट बड़ी संख्या में कटे हैं, तो इसीलिए जेडीयू और आरजेडी ने मुसलमानों को टिकट की संख्या कम कर दी है। ये भी हुआ है। और एक चुनाव का आंकड़ा ये आया है कि मुसलमानों के जो वोटरों में जो शेयर था, वो करीब 16.9% था। लेकिन जो उनका टोटल वोट कास्ट हुआ था पिछले चुनाव में, वो 19% से अधिक था। इसका मतलब जो उनकी आबादी है, उससे ज्यादा उनका वोट पड़ रहा है। तो ये सारी एनामोलीज को, और ये जो एसआईआर हो रहा है, ये एक तरीके से ब्लैक मनी के ऊपर नोटबंदी वाला प्रहार है, इसलिए बेचैनी हो रही है। तो अब ये, और अब इससे संदेश ये जाएगा, क्योंकि आप चुनाव आयोग के ऊपर ये आरोप लगा ही चुके हैं, लगातार 10 साल से लगा रहे हैं कि ये बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी ने खरीद लिया है, लोकतंत्र खत्म कर दिया है, सबका। जितने गैर जिम्मेदार उल जलूल अनाप शनाप आरोप चुनाव आयोग पे लगाए जा सकते थे, वो राहुल गांधी लगा चुके हैं, और या योगे या वो लगा चुके हैं योगेंद्र यादव। तो अब कम से कम अब ये मैसेज जाएगा कि भाई बीजेपी अब फ्रंट फुट पे खेल रही है। और यहाँ पे जो दिल्ली में जो सो कॉल्ड पत्रकार और यूट्यूबर हैं, जिनको मैं कहता हूं एंटी मोदी वॉरफेयर गुरिल्ला, एंटी मोदी के एंटी मोदी नैरेटिव वॉरफेयर गुरिल्ला, और जिसको कहा जाता है कि ये फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर है। सरकार के हर कदम के ऊपर वैधता का सवाल उठाओ, सरकार के हर हर फैसले की लेजिटिमेसी को चुनौती दो, चुनाव आयोग को फर्जी बताओ, संविधान खत्म हो गया, आरक्षण खत्म हो गया, संसद के ऊपर भी उल जलूल अनावश्यक गैर जिम्मेदार आरोप लगा दो। तो यही है फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, कि जनता के मन में सरकार के प्रति जो भी विश्वास है उसे खत्म करो, सरकार की साख को खत्म करो, और जो टॉप लीडर है उसकी इमेज को खराब करो।
यही काम जॉर्ज सोरोस कर रहा है पिछले 8 साल से और ख़ास करके 19 के बाद से, लेकिन वो नहीं कर पाया।